हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे दरमियान सरजमीन उड़ीसा के एक मुअक्कर, एक मायनाज और हिंदुस्तान लेबुल घूमने और पूरे वर्ल्ड के घूमने वाली शख्सियत इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत तनवीर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया है। और इनके साथ बैंक के रिटायर मैनेजर जनाब खलील बेग साहब, ये हमारे दोनों चीफ गेस्ट में मेहमान खुसूसी हैं। और ये प्रोग्राम बहुत मुख्तसर प्रोग्राम है। तलबा अज़ीज़ के दरमियान काफ़ी दिनों से इनका प्रोग्राम लिया गया था ताकि बच्चों के दरमियान कुछ बातें वो करें, इसलिए स्कूल अली पब्लिक स्कूल के भी बच्चे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं और जामिया इशाअतुल उलूम हल्दरपुर शुकरपड़ा कटक के तलबा भी यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आप हज़रात के सामने प्रोग्राम हो रहा है। आप हज़रात संजीदगी और मतानत के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ ये प्रोग्राम समाअत करें। और इस उड़ीसा नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान घूमने वाली शख्सियत आपके दरमियान है। और हर स्कूल और हर मदारिस और स्कूल और कॉलेज में इनका जाना होता है, वो स्टूडेंट से, तलबा से बातचीत करते हैं। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, आप हज़रात संजीदगी और मतानत के साथ तशरीफ़ रखें, हज़रत के कही हुए बातों पर सुने और उस पर अमल करें। अभी हमारे दरमियान चीफ गेस्ट जनाब हज़रत तनवीर साहब दामत बरकातहुम को दावत दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ, अपने कीमती मवाइज़ हसना से हम तमामों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। सुनाई दे रहा है? ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बच्चे, हमारे उस्ताद कराम मौलाना खैरुद्दीन साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों से कुछ मुखातिब हूँ, कुछ अपना जो तजुर्बा है वो आप लोगों से मैं शेयर करूं, बताऊं। ये जो मदरसे के बच्चे ये ज़्यादा तादाद में हैं, स्कूल के बच्चे कुछ कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद और भी बच्चे हैं ना स्कूल में। ओ अच्छा उसके बाद अच्छा ठीक है। तो नहीं, हम लोग तो बेसिकली क्या है कि जो 6 से ऊपर के रहते हैं उनको ये बात कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे होने से वो बात समझ नहीं पाएंगे। कि हमारा मकसद है कि लोग बच्चों जो पढ़ते हैं उनके अंदर में तमाम चीज़ का अगर जानकारी और मालूमात हो जाए तो वो जो है ज़िंदगी में किस रास्ते पे चलेंगे वो फ़ैसला लेने के लिए जो है उनको आसान हो जाती है। अगर आपके पास में इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जो मदरसे के बच्चे हैं, कोई आदमी है जो जानता है कि मदरसा से फारिग हुआ लड़का कोई आईएएस पाया है? आप जानते हैं? कौन जानते हैं? नहीं जानते ना। देखिए, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है और उसका तस्वीर भी यहाँ पर लगाना ज़रूरी है ताकि जो बच्चे देखें उससे मुतासिर हों कि मदरसा से पास किया हुआ लड़का वो आईएएस ऑफिसर बन सका। और आईएएस से ऊंचा इंडिया में कोई पोस्ट एग्जामिनेशन नहीं है, ये होता है सबसे टॉप पोस्ट जो आपका सिविल सर्विसेज का जो इम्तिहान होता है। वो लड़का देवबंद मदरसे से पास किया, उसके बाद में उसने जो है ग्रेजुएशन जो है उसने यूनानी मेडिसिन में किया, जो हमको जिसको हकीमी बोलते हैं, यूनानी मेडिसिन में किया। उसके बाद उसने आईएएस दिया, भाई उसका ड्राइवर था, उसको मदद किया और वो आईएएस ऑफिसर बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर मदरसा के तलबा हैं, आपके लिए कामयाबी हासिल करना जो है कोई मुश्किल का काम नहीं है, आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। और जितने बच्चे भी यहाँ पर हैं, मैं उनके आंखों में देख के कह सकता हूँ कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं भी कुछ कामयाबी हासिल करूँ, मेरे अंदर में भी कोई ऐसा हुनर आता है कि ताकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूँ। जिंदगी जीना दूसरों के लिए वो बड़ी बात है, खुद के लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दिन में अगर आपके पास में पैसा है,
आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी बन सकते हैं। लेकिन कामयाबी हासिल करने के बाद में अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए सर्व करना, ये होती है बड़ी बात, जो कि हमारा मज़हब यही सिखाता है। लेकिन अफसोस की बात है, आज सिर्फ उड़ीसा नहीं, पूरा इंडिया में भी आप जाइए, हर इंसान वो इनफरादी ज़िंदगी जीता है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है। मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा गाड़ी, मेरा घोड़ा, इसके अलावा उस पास में कुछ नहीं है। ये जानवर वाली सिफत है। जानवर भी अच्छे बच्चे पैदा करते हैं और उनको पालते पोसते हैं। कोई माँ को भी अगर आप देखेंगे, चाहे कुत्ते का भी कुतिया हो या मुर्गी हो, कोई भी अगर उसके पास आता तो कैसा मारने के लिए दौड़ती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको खिलाते पिलाते भी है। तो ये सिफत अगर हमारे पास में, हमारे अंदर में जो है, जो हम सोच सकते हैं पूरा दुनिया के बारे में, हम जो माशरे के लिए सोच सकते हैं, वो जानवर नहीं सोच सकते। आज हम यही काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने आदमी को ये मालूम है, दुनिया का फर्स्ट ट्रस्ट, दुनिया का फर्स्ट एनजीओ, दुनिया का फर्स्ट एनजीओ बनाने वाला कौन था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका नाम क्या दिए थे? बैतुल माल दिए थे। आज से 1400 साल पहले उन्होंने ट्रस्ट बनाया, बैतुल माल बनाया, जिसको हम आज एनजीओ कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं। उसका कोई सोच आज के 200 साल पहले ऐसा कुछ सोच भी नहीं था। और हमें क्या बताया गया? वो उस जमाने में लोगों को इकट्ठा करके गांव का सर्वे करते थे कि कौन आदमी कितना पढ़ा लिखा है, किसके घर में क्या हालत है, बच्चे कैसे हैं, बीमार कौन है, बूढ़ा कौन है। ये सारा सर्वे करने के बाद में उसमें आदमी को लगाए। वो फिर आपका वेयर हाउस होता था, जहाँ पर गोडाउन, जहाँ पर माल आके रहता था, फिर उनका कमेटी बैठता था, वे फैसला करते थे किसको क्या देना है। हमें सारा निज़ाम बता के गए हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। आज अमल नहीं करने की वजह से क्या है, इंडिया के तरह जगह में जहां पर हर साल मुसलमानों का जो कमोबेश 50,000 करोड़ रुपया ज़कात के नाम में तकसीम किया जाता है, उसका लेकिन फायदा ज्यादा लोगों को पहुंचता नहीं है। पहुंचता है 50,000 करोड़, मैं मिनिमम एस्टिमेट करके बोलता हूं। तो ये 50,000 अगर जो हमको निज़ाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा के गए थे, अगर हम उस निज़ाम पर अगर अमल करते तो आज आप सोचिए कि हमारे लोग, कोई भी आदमी गरीब नहीं रहता। लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते और हम लोगों को बताते भी नहीं कि वो काम कैसा किया जाता था। तो मेरा ये कहने का मकसद मेरे भाई ये है कि आप लोग ये सोचिए कि आप चाहे मदरसे के तलबा हों, चाहे स्कूल के तलबा हों, आपके लिए ज़रूरी है कि अभी आज के दौर में इतना तरक्की करने के बावजूद जिस मज़हब का पहला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कुरान जब पढ़ाया तो पहला क्या बोला था उनको? बोला था इकरा, रीड, पढ़ो। तो 1400 साल पहले जिसे कहा गया था कि पढ़ो, उस कौम का इस दुनिया में ये हालत है, 42% लोग आज अनपढ़ हैं, लिखना तक भी जानते नहीं। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तादाद की कमी नहीं है, लेकिन ये काम करने के लिए जो मुहिम और सोच होना चाहिए वो हमारे पास में नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो यहां पर है वो कि मैं बड़ा होने के बाद में, कामयाबी हासिल करने के बाद में, मैं इन मसलों पर काम करूंगा। जिस तरह से 200 करोड़ आदमी दुनिया में मुसलमान है, कितना है? कमोबेश 200 करोड़ आदमी है। और 200 करोड़ में से आप सोचिए कि 42% मतलब जो है 80-90 करोड़ आदमी मुसलमान, वो लिखना नहीं जानता है। जिस मजहब में पढ़ने के लिए कहा गया तो हम, लेकिन वहां पर हमारा ये हालत है। इंडिया का बात आप ले लीजिए, पीने का पानी 50% से ज्यादा बच्चों को सही पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से बीमारी में मुब्तला होते हैं और बहुत लाखों के तादाद में वे मर जाते हैं। हम सबको पीने का पानी भी दे नहीं सकते। आज के दौर में पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि बूढ़ा आदमी, बच्चे आदमी वहां पर सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये सब चीज जो है कुरान में इसके बारे में सारा जिक्र किया गया। अभी अभी मेरा एक कॉन्फ्रेंस था भुवनेश्वर में, जहां पर मुझे कहा गया था कुरान के रोशनी में जमीन, पानी और फूड, खाने के ऊपर में कुरान क्या कहता है आप कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा टॉक था वहां पे, अभी वो पब्लिश होगा पेपर मेरा। तो कहने का मकसद ये है
कि हम लोग जब है इन सारी चीजों पे हमको अमल करना चाहिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज के साथ यह है कि हम कुरान पढ़ते हैं, उसका माने नहीं जानते। माने के साथ में कुरान कोई नहीं पढ़ता, ज्यादातर आदमी नहीं पढ़ते। और वो नहीं पढ़ने की वजह से यह है कि अल्लाह का जो मैसेज था, जो पैगाम था, ना हम समझे ना दूसरों तक पहुंचाए। आपको जानकर ताजुब होगी कि कुरान शरीफ में 6666 आयत में से 1000 से ज्यादा आयत जो है वो साइंस से रिलेटेड है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो मैंने सारा चीज उसमें है। कुरान कोई साइंस का किताब नहीं है। कुरान जो है साइन है। साइन मतलब आप जाते हैं ना, रास्ते में लिखा वे टू हल्दलपुर जाने का रास्ता, सालेपुर जाने का रास्ता, तो कुरान साइन है, बताता है। तो सारा चीज तो एक कुरान में नहीं आ सकता ना, मतलब। तो आप हम जो आज 1000 आयत में से जो साइंस से रिलेटेड है, दुनिया का कोई भी आदमी आज तक ना इसे बोल सका कि यह गलत है, और बहुत सारा प्रूफ भी हो गया, बहुत सारा प्रूफ भी हो गया कि यह सही है। कुरान में ये जो बात लिखा है साइंटिफिकली ये सही है, और जो प्रूफ नहीं हुआ है, किसी के माई का लाल का दम नहीं कि कह दे कि ये गलत है। आज यहूदी अपने मुल्क में जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, आज कुरानिक रिसर्च सेंटर बनाए हैं। जानते हैं कि हमको नोबेल प्राइज पाना, हमको इस लाइन में जाना, कुरान हमारे लिए एक आसान सा रास्ता है। कैसे? कुरान कहता है कि कयामत के दिन में जब गुनहगार बंदों को जलाया जाएगा, जब जलाया जाएगा तो उनका जब पूरा चमड़ा झुलस जाएगा, तो अल्लाह ताला बोलता है कि मैं एक नया चमड़ा उन पर लगाऊंगा, है कि नहीं? नया चमड़ा पहनाया जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए अगर हमारे अंदर में कि ये नया चमड़ा क्यों है। अभी अभी कायरो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पर थाईलैंड का एक डॉक्टर उसने रिसर्च करके बताया कि अभी पता चला है कि चमड़े के अंदर में पेन रिसेप्टर्स है। पेन को, दर्द को महसूस करने वाला जो रिसेप्टर है वो चमड़े में है। और मुझे तो ये अभी हमें पता चला, ये बेशक अल्लाह का ही कलाम हो सकता है। 1400 साल पहले कौन ये बात बोल सकता था? और उसने स्टेज पे ही ईमान लेकर आया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। ऐसी हजारों वाकयात हैं। कनाडा का जो सबसे बड़ा गायनोकोलॉजिस्ट है, जो बच्चा जो माँ के पेट में जब रहता है, पैदा होता है, जो सबसे बड़ा गायनोकोलॉजिस्ट है जो कनाडा का वर्ल्ड में, वो कहता है कि बच्चा माँ के पेट में कैसा फॉर्म होता है, बनता है, रहता है, कुरान से बेहतर कोई नहीं कह सकता। उससे बेहतर तरीका कुछ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेरा यह कहने का मकसद यह है कि कुरान पढ़िए तो समझ के पढ़िए, रिसर्च ओरिएंटेड रहिए, हर वक्त दिमाग फिक्र में रहिए कि इन मसले जो सारे दुनिया में जो प्रॉब्लम है, मैं एक रहबर बन के, मैं रोशनी दिखा के, मैं ये सारा चीज में तब्दीली लेकर आऊंगा, तो हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को मैं फायदा पहुंचा सकता हूं। चाहे पीने का पानी का मसला हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे खाने का मसला हो। आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि यमन में, सूडान में 40-50 लाख आदमी भूखे मर रहे हैं। और दुनिया में जितना खाने का पैदावार होता है, फूड प्रोडक्शन जिसको आप लोग बोलते हैं, खाने का पैदावार होता है, उसमें से 1/3 मतलब 3 हिस्से का 1 हिस्सा वो बर्बाद हो जाता है। तो हम अगर एक निजी जिंदगी हम लोग जिएंगे कि हम कुछ बन गए, हम मने ऑफिसर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेक्चरर बन गए, प्रोफेसर, और हमने दुनिया का ये जो प्रॉब्लम्स, जो मसला, जो मसाइल मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग इस पर नहीं सोचेंगे तो आप क्या काम होगा। इंसान जो है वो दूसरों के दर्द तकलीफ को महसूस करना चाहिए। दुनिया में कैसे अमन हो। बोलते हैं कि सारे दुनिया में आपका ये है ना आर्म्स, हथियार जो लड़ाई में इस्तेमाल होता है, 4 दिन का जितना खर्च है आपका हथियार में, मिलिट्री वालों के पास में, सिर्फ 4 दिन का पैसा अगर मिल जाए,
पूरे दुनिया में कोई भी आदमी गरीब अनपढ़ नहीं रहेगा, सब तालीम का सिस्टम हो जाएगा। तो ये काम किसका है? हमें मेहनत किस लाइन में करना चाहिए? अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना। कौन पहुंचाता? दावत तो है ही नहीं, मुसलमानों के अंदर में तो दावत है ही नहीं। अगर मुगल जमाने में अगर दावत रहता तो आज यहां पर कोई भी आदमी जो है सब दीन को समझ गए होते। दावत हमारे यहां है ही नहीं। कोई आदमी तो आपको कोई अगर बोलेगा कि मुझे उड़िया में, इंग्लिश में, हिंदी में दीन की किताबें तो मैं पढ़ूंगा, तो आपको बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो किसकी जिम्मेदारी है? काम हमारे पास में इतना है कि हम मरते दम तक भी अगर करते रहें तो ये सारा काम जो अल्लाह ने हुक्म दिया हमको करने के लिए हम कर नहीं सकेंगे। तो इसीलिए कामयाब वो है जो सिर्फ अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ, वो दूसरों के लिए भी जिया और इन प्रॉब्लम्स को वो हल करने का कोशिश करा। वरना क्या है, आजकल सब आदमी जो है खा पी के रहते हैं। आज आप सोच के देखिए, हम 50,000 करोड़ रुपया ज़कात में देते हैं, उसका फायदा किसी को पता नहीं चलता। हम उम्रा करने के लिए इंडिया में हर साल 2,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। उम्रा पे जाना एक नफिल इबादत है। पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, समाज का, जो माने कोई बीमार है, तालीम का प्रॉब्लम है या दूसरे ज़रूरी चीज़ है, चाहे पानी से भी रिलेटेड हो, बिना पानी का कोई जिंदा रह सकता है क्या? तो पानी क्या है, इस पे हम अगर नहीं खर्च करके हम लोग जो है नफिल पे खर्च करेंगे। आप बताइए, हम 1 करोड़ रुपया में 2,000 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर सकते हैं दीनी तालीम के साथ में, ठीक है ना? तो हर साल हमारे अंदर में ताकत है कि हम 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल अपना कायम कर सकते हैं, जहां पर दीनी तालीम भी हम दे सकते हैं। लेकिन हम करते नहीं, हम सोचते नहीं इसके बारे में। हमें मालूम नहीं कि किस चीज़ का अहमियत हमें होना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि मैं जो असातिज़ा यहाँ पर हैं, चाहे मदरसा के हों या स्कूल के भी हों, सबसे पहली बात यह है कि आपके यहाँ पर एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बोर्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो, पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, ये सारा चीज़ जो वहाँ मुहैया होगा तो बच्चा फैसला ये कर सकता है कि मैं किस लाइन में जाऊँगा। और एक बात आपको मैं बता दूँ, खास करके बच्चों के लिए, अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा तो आप सोच लेना कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जिस लाइन में इंटरेस्ट है वो लाइन में आप जाइए। अगर जबरदस्ती बाप बोलता है कि इंजीनियर बनो, कि डॉक्टर बनो, कि प्रोफेसर बनो, नहीं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है। मैं एक आपको छोटा सा मिसाल देता हूं। आप लोग अभी जाके, बहुत लोगों के पास मोबाइल होगा, मोबाइल में गूगल करके देखना। मेरा एक भांजा है, वो इंजीनियरिंग पास किया, नौकरी भी करने गया, उसको नौकरी में पसंद नहीं आया, वापस आ गया। उसको ज्योग्राफी जानते हैं ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, इसके बारे में मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में वो काम आता है, जो प्रेडिक्शन करते हैं कि बारिश कब होगा, है ना, तूफान कब आएगा। तो वो बोला उसको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, उसको जिसको ओडीएम बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं ना, भूगोल ना, तो वो उसमें उसको इंटरेस्ट था। कभी पढ़ा नहीं है, इतना पढ़ा कि उसने किताब लिख डाला। अगर वो किताब लिखने के बावजूद भी अगर कोई स्कूल या कॉलेज में जाता है कि भाई देखो मैं इतना किताब लिख दिया, मुझे नौकरी दो, वो बोलेंगे तुम्हारा सब्जेक्ट में ज्योग्राफी नहीं है, तुमको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जो आईएएस का कोचिंग देते हैं वो उसका किताब देख के उसको अपॉइंटमेंट दिए, आज उसका पैकेज करोड़ों में है। और इंडिया में 5 टॉप आपके जो ज्योग्राफी टीचर्स इंडिया में हैं, उसका नाम आता है शबीर अहमद। कहने का मकसद है उसी लाइन में जाओ जिस लाइन में तुम्हें इंटरेस्ट है। काम आप, और ये सोच ही आपको आगे बढ़ाएंगे। आप जैसा सोचेंगे आप वैसे आगे चलेंगे। अब इसका मिसाल मैं आपको देता हूं। जमशेदपुर में अंधेरी रात, बहुत तेज बारिश, देर रात 10-11 बज गया है, कोई नहीं रास्ते में, तेज बारिश, लोग परेशान हो रहे, छोटे बच्चों को लेके आसरा ढूंढ रहे हैं कि हम कहां खड़े होंगे, बारिश से हम कैसे बचेंगे। तो 3 तरह के लोग ने देखा और तीनों कैसा, ये सोच के ऊपर में, जिसे मैं कहता कि सोच, वो क्या है। एक ने कहा
अरे बेचारे बच्ची को लेकर मासूम है, जगह नहीं है आसरा लेने के लिए। मैं सोचता हूँ कि हर थोड़े थोड़े दूर में जो है एक ऐसा शेड बना दिया जाए, आसरा बना दिया जाए, ताकि जो आदमी परेशान रहेगा बारिश से धूप से यहाँ पर आसरा ले सकता है। एक ने शायर ने देखा तो शायर ने सोचा कि मैं इसका मंजर कशी करूंगा, मैं लिखूंगा तेज बारिश आंधी और तूफान है, बेसहारा बेचारे बेचारे खड़े थे। तो उसने जो शेर शायरी की में उसको लिखा। रतन टाटा जो टाटा कंपनी का मालिक था, उसने देखा, जा रहा था तो उसने देखा, तो उसने बोला कि यार अगर ये गरीब आदमी है या पैसे ज़्यादा नहीं है, अगर मैं एक ऐसा गाड़ी बनाता छोटा सा जिसे कि हर आदमी खरीद कर सकता, तो ये उनका काम में आता। तो उसके दिमाग में नैनो गाड़ी आया, जो शुरू में आया था शायद 75,000 या पता नहीं 1 लाख कितना था। तो जो सोचेंगे आप वही बनेंगे। तो जब आपके पास है मालूमात ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो आप आगे सोचेंगे कैसा? तो इसीलिए जरूरी है कि सारा चीज आपके पास में इल्म हासिल करना चाहिए। जो मदरसे के बच्चे हैं उनको मैं ये कह देना चाहता हूं, मौलाना भी शायद जानते होंगे, जो बच्चे 16 साल से कम बच्चे हैं मदरसे के बच्चे और हिफ्ज कर लिए हैं, उनको बिदर में जो है क्रैश कोर्स मैट्रिक के बाद में उनको पढ़ाने के बाद में उनका जो इंटरेस्ट रहता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लॉ हो, जनरल स्टडीज हो, कंप्यूटर, ये सारा चीज़ उनको पढ़ाया जाता है। ये चीज़ आप जो है 16 साल के अंदर में अगर आप हिफ्ज कर लिए हैं तो आप लोग आगे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मदरसा के बच्चों के लिए इंडिया में बहुत सारा जगह स्पेशल पैकेजेस का कोर्सेज है, प्रोग्राम है। अलीगढ़ में भी है, जामिया में भी है और बहुत सारे जगह हैं। इन सारा इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ लगाना है ताकि बच्चे और उसके जो पेरेंट्स, बाप, उसके गार्डियन, वो समझ सकें कि हमारे बच्चे को हम कहाँ भेजेंगे, हम क्रैश कोर्स करके। क्योंकि और उसके साथ साथ शायद आपने इग्नू से एफिलिएशन किया है क्या? नहीं किया, नहीं कर सकते हैं। देखिए इन बच्चों को, मदरसे के बच्चों को आप मैट्रिक का जो दरवाज़ा है, कोई बच्चा अगर मैट्रिक पास कर गया तो दुनिया का सारा दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। वो चाहे आर्ट्स में जाए, साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए, सारा दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। तो उसमें जाने के लिए कौन कौन सा रास्ता है? एक होता है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन हो जाए, बच्चा प्राइवेटली उसमें इम्तिहान दे सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कोई प्रवेश नहीं। उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ पे आप एफिलिएशन कर सकते हैं। आप किसी भी मीडिया में इम्तिहान दे सकते हैं, उड़िया में दें, उर्दू में दें, बांग्ला में दें, तेलुगु में दें, वो चलता है। और एक क्या है कि जो बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं जैसा CBSE, ICSE, लेकिन उसका एफिलिएशन लेने में अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो बेहतर है कि आदमी जो है इग्नू से और उड़ीसा बोर्ड से लेके आप काम करें। तो हमें भी ये देखना है कि पैसा जो आदमी कमाता है, मैं आपसे बताऊंगा कि भाई रास्ता कितना है, रास्ता कितना है। हम लोग जो है आज तक जो है सिर्फ चंद चीज के बारे में जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मदरसा के बच्चे भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं। IAS ऑफिसर का बनने का क्राइटेरिया क्या है? एनी ग्रेजुएट्स, आप यूनानी में करें, BA करें, BCom करें, BSc करें, कोई भी दुनिया का ग्रेजुएट जो है वो उसमें दे सकता है। और बच्चे अगर इतना तेज है कि वो हिफ्ज कर सकते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपको क्या है कि हमें देखना है कि हमारा किस किस लाइन हमारे पास में है। अब जैसा कि एक जनरल स्टडीज होता है, एक कॉमर्स होता है, एक साइंस होता है, एक इंजीनियरिंग। आप जो इन लाइन में आप जाते हैं तो देखिए गवर्नमेंट में ये ज़माना बहुत हाईली कम्पिटिटिव है। आप लोग अगर पढ़ते हैं तो अगर स्कूल के बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि जनरल अगर आप बोलें कि मैं पैसे पढ़ के निकल जाऊँ, तो उससे कुछ आप फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। आपके अंदर में कम्पिटिटिव स्पिरिट आना चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट में एक्सेल करना चाहिए, आप जो है एक टॉपर बनना चाहिए। उसका वजह क्या है? आप एक सिंपल बात देख लीजिए, मेडिकल जो बच्चे पढ़ते हैं ना, +2 साइंस के बाद में जो मेडिकल पढ़ते हैं, टोटल सीट इंडिया में 1,10,000 है। कितना है? और बच्चे इम्तिहान कितना देते हैं? 22 लाख।
तो 22 लाख बच्चे इम्तिहान देते हैं, 21 लाख कट जाते हैं क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है। तो आप अगर उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, और वो जो 1 लाख जो सीट है उसमें से आधा गवर्नमेंट है आधा प्राइवेट है। प्राइवेट में तो आम आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि वहां का फीस जो है एक कोर्स करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लगता है। कितने आदमी 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं? तो गवर्नमेंट में पाना, ये जो 50,000 बच्चे जो पाते हैं 22 लाख के अंदर में, आप उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो आप हासिल नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ में क्या है, अगर मैं ये कहता हूं कि सिर्फ आप डॉक्टर बन गए तो वो कामयाबी नहीं। अगर आप अपने फील्ड में रिसर्च करें, आज कंपनी कैसा लूट मार करते हैं, आज कंपनी दवाइयों के नाम से जो है करोड़ों कमाते हैं। आप अगर ये रिसर्च करेंगे, आपके दिमाग में रहेगा मैं ऐसा दवा बनाऊं कि कम पैसे में गरीबों का इलाज हो सके, सही दवा लोगों तक पहुंच सके, ये भी एक सवाब का काम है। तो मेरा कहना है कि रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए, ताकि आपका इल्म से दूसरों को फायदा पहुंचे। अपने लिए कमाना खाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये बता दूं, मैं अमेरिका का बात नहीं करूंगा, मैं यूरोप की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा। मैं इंडिया की बात करूं, बताइए इंडिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह आपके जाने में, तुम बताओ कि कितना तनख्वाह हो सकता है एक आदमी का? बताओ, एक आदमी का एक महीने में कितना तनख्वाह हो सकता है? 50,000, 60,000, ठीक है। तो अच्छा, इसका क्या है, इनको जितना जानकारी था उतनी बताए। बैठ जाओ बैठ जाओ। आपको मैं बाहर के मुल्क की बात नहीं करता हूं, आप तो बेहोश हो जाएंगे। मैं इंडिया की बात करता हूं। इंडिया में आदमी एक महीना में तनख्वाह उनका 5 करोड़ रुपया है। उससे और एक का मैं बताऊंगा नहीं। 5 करोड़ रुपया हर कंपनी के जो सीईओ होते हैं, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उनका 5 करोड़ तनख्वाह होता है, उनका कमीशन होता है, इंसेंटिव होता है, महीने को 8 करोड़ हो जाता है। तो वो आदमी जो है, क्या उनका 4 हाथ है, 4 पैर है, 10 आंख है? ऐसा तो नहीं है ना, हमारे तुम्हारे तरह आदमी है। तो वो कैसा हासिल करते हैं? तो हमें ये देखना होगा कि फील्ड हमारे पास में क्या क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वहां जाओ, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है। मदरसों के बच्चों के लिए भी आगे बढ़ने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज है। आप बिदर जाइए, अलीगढ़ जाइए, जामिया जाइए, बहुत सारे जगह हैं जहां पर आपके लिए क्रैश कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जनरल स्टडीज। पहले तो हुआ कि आदमी का सिंपल बीए पास किया है, वो उसके बाद में आईएएस इम्तिहान दे सकता है, ओएएस दे सकता है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारा सर्विस आता है। उड़ीसा के हिस्ट्री में आज तक 70-80 साल के अंदर में सिर्फ 2 ही मुसलमान आदमी डायरेक्ट आईएएस अफसर बने। कितना? 80 साल में 2 ही बने। एक बने थे आज से 50 साल पहले, एक आज से 3 साल पहले बने। एक बने 3 साल पहले, ठीक है ना। और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो एक बने थे 50 साल पहले, अभी एक बने। तो लाइन्स ऑप्शन बहुत है। आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस भी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी है। पावर का जहां तक सवाल है, आईएएस ऑफिसर से ज्यादा पावरफुल पोस्ट कोई नहीं हो सकता। एक अगर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, अंबानी बिरला भी आके उसके दरवाजे में खड़ा होगा, परमिशन लेगा उससे मिलने के लिए। ये होगी आईएएस की बात। आपको डॉक्टरी का बता दिया। और कोई भी इम्तिहान आप अगर दें इंजीनियरिंग और मेडिकल में, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कोशिश करें। प्राइवेट तो पैसे वाला का खेल है, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। गवर्नमेंट में ही पाना जो है वो कामयाबी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने बोला जो आदमी 5 करोड़ रुपया जो तनख्वाह पाता है महीने में, कितना? 5 करोड़ रुपया महीने में पाता है। कैसा पाता है? कौन आदमी होते हैं ये? वो आदमी रहते हैं, ये वो बच्चे रहते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में एमबीए किया। क्या किया? एमबीए। और एमबीए भी कहां से किया? जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जिसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली, ये सबसे जो किया। इनका स्टार्टिंग पैकेज जो है वो पास करते ही उनको करोड़ों में तनख्वाह मिलना शुरू हो जाता है। और वही बच्चे आगे बढ़ने के बाद में वो जो 5 करोड़ तक पहुंच जाते हैं।
एक तो हो गया ये मैनेजमेंट वाला लाइफ, एक तो इंजीनियरिंग का हो गया, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। अच्छा, आप लोगों के अंदर में जो दूसरे फील्ड्स हैं, अब जिस तरह से कहा गया है कि आप लोग जो है हमारे कौम में हम लोग जो है लाख करोड़ कलेक्शन करने में, इकट्ठा करने में आसान काम थोड़ी है। मौलाना को पूछिए कितना तकलीफ है पैसा कलेक्शन करना, फिर उसको काम में लगाना। 1 करोड़ भी कलेक्शन करने के लिए आदमी पसीना पसीना हो जाएगा। लेकिन जिस कौम के पास में रेडीमेड 50,000 करोड़ रुपया हर साल आता है, अगर हम ये दिमाग लगाते हम सोचेंगे कि इस 50,000 करोड़ को हम कैसा सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कैसा लोगों के अंदर में मालूमात देंगे, कैसा हम ग्रुप बनाएंगे, कैसा ये ज़कात के पैसों को इस्तेमाल करेंगे, आप यकीन मानिए कोई भी आदमी इंडिया में मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। हम लोग क्यों नहीं इस बारे में सोचें? ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर हमारे सोच और फिक्र से लोगों का भला हो जाए, चाहे वो पीने का पानी का मसला हो, चाहे एनवायरनमेंट हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे थे कि अगर तुमको मालूम हो गया कि क़यामत आ गया, अब दुनिया खत्म होने वाली है, और आपके हाथ में एक छोटा सा पौधा है, आप वो पौधे को भी लगा देंगे तो बहुत सवाब की काम है। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों दिया गया है? हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो सांस लेते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, झाड़ क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ माने ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये एनवायरनमेंट को प्योर रखता है, साफ सुथरा रखता है। तो इसीलिए हमारा हुक्म है कि मुसलमान अगर कहीं पर फतह भी करें, कहीं जंग में अगर फतह भी करें, उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं कि उन लोग हरे भरे दरख्त को जो है काट नहीं सकते, फलंती झाड़ को, पौधे को काट नहीं सकते, बूढ़ों को जो है वो मार नहीं सकते, बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते। ये हमारा जो है मैंने ताकीद हमें ये किया गया कि हम इस चीज़ों पे अमल करें। तो मेरा ये कहना था कि अगर हम लोग इस 50,000 करोड़ रुपया को कैसे इस्तेमाल करें, अगर हमारे अंदर में सब सोच और फिक्र आ जाए, तो 1 साल के अंदर में इंडिया में कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। तो हमें कैसे सोचेंगे? तो आपके अंदर में मैं जो बात बोलता हूँ, कोई पानी के बारे में सोचेगा, कोई इन्वायरमेंट के बारे में सोचेगा, कोई झाड़ के बारे में सोचेगा, कोई पढ़ाई के बारे में सोचेगा। 42% मुसलमान को जो है लिखना पढ़ना नहीं आता है। आज आप जाके देखिए दुनिया में जितना रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी का मतलब समझते हो? रिफ्यूजी शरणार्थी उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी शरणार्थी मतलब समझो कहीं पर लड़ाई हुआ, किसी मुल्क में लड़ाई हो गया, सिविल वार हो या 2 मुल्क के अंदर में लड़ाई होता है, तो आम आदमी क्या करते हैं? वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और जाके दूसरे जगह पनाह लेते हैं क्योंकि यहाँ लड़ाई होती है। ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहते हैं। हम मतलब जो अपने जान बचा के अपना मुल्क छोड़ के चले गए। दुनिया हाँ, एक तो मेरा ये कहने का मेरा मकसद ये था कि दुनिया में जितने रिफ्यूजी हैं जो अपना मुल्क छोड़ के चले गए हैं, 90% रिफ्यूजीज जो है वो मुसलमान हैं। 90% रिफ्यूजीज अफगानिस्तान के लोग हैं, इराक के हैं, यमन के हैं, सूडान के हैं, बर्मा के हैं, जिसको म्यांमार कहता जाता है। तो आप सोच के देखिए कि ये जो लोग जो रिफ्यूजीज हैं, ये जो जाके कैंप में रहते हैं, इनकी ज़िंदगी क्या है? ना खाने को ढंग से मिलता है, ना पीने को मिलता है, ना पढ़ाई है, ना कोई सिस्टम है। अगर हम इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ये सोच हमारा अंदर है, अगर हम इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो कितना सवाब के काम है। आज सिर्फ सीरिया के 35 लाख आदमी रिफ्यूजी है। सीरिया से जो उनका अंदर में खाना जंगी हुआ,
जो आपस में 2 ग्रुप में लड़े, 35 लाख आदमी सीरिया छोड़ के चले गए, 15 लाख तक जो मर गए। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर हम जिम्मेदार आदमी हैं और हमारे अंदर में सोच फिक्र है, हम सच्चे मुसलमान हैं। मुसलमान वो है जो इंसानियत के बारे में सोचे, जो दूसरों के बारे में सोचे, जो पड़ोसी के बारे में सोचे, जो मुल्क के बारे में सोचे, तो उसको जो है सही मुसलमान कहते हैं। और हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छा मुसलमान बन सकते हैं जब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे। तो हमें ये कोशिश करना है कि देखिए, आज जो कुरान हमारे पास में था हम उस पर रिसर्च नहीं करते। कुरान पे आप रिसर्च करेंगे तो नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। आज मुसलमानों को कितने के पास में नोबेल प्राइज़ है? यहूदी कौम जिसका परसेंटेज दुनिया में 0.10% शायद होगा, मतलब 1% में नहीं है। दुनिया का जो आबादी का आधे का आधा है, लेकिन नोबेल प्राइज 25% उनके पास में। उसका वजह क्या है? उसका वजह क्या है? हर यहूदी ऑन एन एवरेज 72 किताब पढ़ता है साल में। कितना किताब पढ़ता है? 72 किताब पढ़ता है साल में। क्योंकि मुसलमानों का तादाद बहुत ज़्यादा है, वो पढ़ने का जो एवरेज निकाला गया। और मुसलमान कितना पढ़ता है? 6 मिनट। तो आप बताइए, आप अगर नहीं पढ़ेंगे, आपके पास में इल्म नहीं होगा, दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो आप तरक्की कैसे करेंगे? जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप, तो इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पर किताबों भी गिफ्ट करता हूँ। मैं भी आप लोगों के लिए किताब ला कर आया हूँ, अच्छा लाइब्रेरी रीडिंग रूम बने। और जो किताबें मैंने उर्दू और इंग्लिश में लेकर आया हूँ, आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, पूरे बाजार में इंडिया में घूम जाएंगे, आपको किताबें नहीं मिलेंगी। नायब किताबें हैं, हर पढ़ना चाहिए। बच्चे, अगर सब बच्चे तो उस लेवल के नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उसको पढ़ना चाहिए, जानकारी हासिल करना चाहिए। तो इससे क्या पता चला? पढ़ना ज़रूरी है। और जो चीज़ आप कोर्स में पढ़ते हैं, खासकर स्कूल के बच्चों को बता दूं, जो चीज़ आप कोर्स में पढ़ते हैं वो एक लिमिटेड है, आपको इतना पढ़ना है, लेकिन वो सारा नहीं है। तो आपको अपने फ्री टाइम में दूसरी चीज़ भी पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। आज के दिन में विदाउट इंग्लिश या जनरल नॉलेज आप आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को ये भी जानकर पता होगा कि IAS इम्तिहान जो है आप हिंदी में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, समझ गए ना? तो लेकिन आपके अंदर में उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए। तो मैं ये कहता था कि आप लोग अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप जो है सही रास्ते पे कैसे चलेंगे, हमें कुरान ने सारा चीज़ हमें बता दिया है। लेकिन अगर हम कामयाब होने के बाद में, आज के दिन में मेरा, क्योंकि सारा इंडिया घूमता हूँ, उड़ीसा का कोई ऐसा घर नहीं है अच्छा कि जिसके आदमी फॉरेन में नहीं है, बेंगलोर में, इंडिया माने पूना में, मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, ये इनकी ज़िंदगी निजी ज़िंदगी है, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपने पैसा कमाए, अपना घर बनाए, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाए, कौम के बारे में नहीं सोचे, उम्मत के बारे में नहीं सोचे। जिसकी वजह से क्या है कि उनका गांव, उनका शहर, वो उनका इलाका, सूबा, वो नेग्लेक्टेड होकर रह गया। अगर मैं आज अपना वक्त निकाल के आपके पास में आया हूँ, अगर मेरे बात से आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगी तो ये सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगी, है ना? नहीं तो मैं अगर ये चीज़ नहीं करता तो आप लोग को जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए ये हर आदमी का जिम्मेदारी है कि अच्छे काम में जो अपना वक्त लगाए और वक्त दे। और देखिए, अगर एक मौलाना खैरुद्दीन अगर इस तरह का स्कूल मदरसा कायम कर सकते, आपके अंदर में भी वही सोच होना चाहिए कि उन्होंने ये बनाया, मैं उससे आगे बढ़ जाऊंगा, मैं स्कूल बना दूंगा, मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। ये सोच फिक्र होना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने वली रहमानी का नाम सुना है? बच्चा कितना उम्र है? 21-22 साल का होगा, 22 साल का होगा। उसने 10 करोड़ रुपया कलेक्शन करके एक स्कूल बना दिया। अभी कटक आ रहे हैं, उनका 8 तारीख को प्रोग्राम है। और उसका हो गया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? पैसे की कमी नहीं है। जब हम 2000 करोड़ रुपया नफिल इबादत उम्रा में खर्च कर सकते हैं, हमारा 50,000 कलेक्शन जो है ज़कात का है, उसका मतलब इतनी पैसा नहीं, हमारे पास में और भी पैसा है। तो हमें सोचना है कि क्या काम हम ऐसा करें कि हमारे कौम के लोग, चाहे इल्म हो,
स्कूल कॉलेज हो, इल्म हासिल करने में हो, रोजगार में हो, आपका जो है कॉलेजेस पढ़ाई के बारे में हो, वो किस तरह से कामयाब होंगे। आपको ये बता दूं, ये ज़रूरी है मौल साहब, ये ज़रूरी है कि आप एक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाएं, ताकि अभी देखिए अभी कटक में है नहीं तो उसमें इंफॉर्मेशन दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि जो बच्चा मदरसा बोर्ड से मैट्रिक पास करेगा, सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए, या मैट्रिक पास करने के बाद में इग्नू से 6 महीने का कोर्स किया होगा उर्दू का, है? या उसका MIL जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में MIL उर्दू रहेगा। इन बच्चों के लिए कटक में डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, सिर्फ 5,000 रुपये में पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो हम अफसोस की बात यह है कि यहाँ 140 या कितना सीट है, उड़ीसा के बच्चे सिर्फ 20 हैं। तो बनाया गया उड़ीसा वालों के लिए, लेकिन तो हमें ये जानकारी नहीं, बहुत आदमी को मालूम भी नहीं है कि ऐसा डिप्लोमा इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5,000 में आप पढ़ सकते हैं। और मैंने उसका 3 क्राइटेरिया बता दिया, उर्दू होना चाहिए, तब जाके उसको एडमिशन मिल जाएगा। अभी जो है तो ज़माना देखिए, आप लोग के दिमाग में क्या होना चाहिए, ये जो पेट्रोल आप देखते हैं ना, पेट्रोल डीजल, ये दुनिया में इसका जो लास्टिंग है, टाइम है, ये 100 साल से ज़्यादा नहीं है। जो उसका जो खजाना है, ये 100 साल में सब खत्म हो जाएगा। तो फिर गाड़ी मोटर कैसे चलेगा? तो आपने आजकल देखा हो ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी देखो हो ना, बैटरी वाला गाड़ी। आजकल इलेक्ट्रिसिटी कैसा प्रोड्यूस होता है, ये जो विंड मिल होता है ना, समंदर के किनारे ऐसा पंखे वाला लगा देते हैं, उससे करंट बनता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या ऐसा चीज़ इजाद करें जिससे कि बिना पेट्रोल का, बिना डीजल का हमारा गाड़ी चल सके, हमारे घर में लाइटिंग। तो आजकल सोलार आ गया, सिस्टम आ गया है। अभी हमने 18 मुसलमान बच्चों को सोलार ट्रेनिंग दे के, कितना 35 दिन का या कितने दिन का ट्रेनिंग था मुझे याद नहीं, 35 दिन, वो सारे बच्चों को नौकरी मिल गया। सोलार कैसा है, जो धूप से एक पैनल बनाया जाता है और धूप के रोशनी को वो लेके उसको वो कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिससे कि आपके घर के लाइट फैन। नहीं आया नहीं हुआ, नहीं वो मैंने वो ना, आपके छत के ऊपर में लगेगा वो चीज, ये पानी वो लगेगा, उसमें दिन भर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा उसमें, तो उसके बाद में रात आपका लाइट उसमें जलेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जलाएंगे, आपका धूप से चालू होगा रात। अच्छा, लाइट कभी नहीं जाएगा क्योंकि वो इतना कंज्यूम करके रखा होगा आपके मस्जिद में, चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो का इस्तेमाल करने से आज के दिन में मज़े की बात, तो मैं बच्चे छोटे छोटे हैं पता समझ, आज के दिन में जो सबसे अमीर आदमी दुनिया का है, वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब वो कोई भी चीज़ बनाता नहीं है, वो कोई भी चीज़ बनाता नहीं है, लेकिन सबसे अमीर आदमी है दुनिया का। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग में गया है, उस आदमी का नाम होता है इलॉन मस्क। वो आदमी, ये जो ऐप होता है ना, ऐप मोबाइल में, ये जो आपका देखिए गूगल है, मेटा है, आपका दूसरा जो सब सारा चीज़ है, फेसबुक है, ये सब क्या कुछ प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं। तो इसका मालिक बन के उन लोग जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो हम अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, हम भी अमीर बन सकते हैं। आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके पास में टैक्सी है, टैक्सी का मालिक है, उसके पास में एक भी टैक्सी नहीं है। आपने देखा होगा ना, फ़ोन कर देते हैं, वो ओला उबर आ जाता है। ये जो उबर कंपनी है पूरे तो उबर जो है पूरा दुनिया में चलता है, ठीक है ना, लेकिन उसके पास में एक भी टैक्सी नहीं है, लेकिन वो करोड़ों में कमाता है सिर्फ दिमाग के ज़रिए से। इसी तरह से आपने आजकल ऑर्डर करता हो ना, वो क्या फूड में स्विगी वाला है, और वो जोमेटो है, बहुत सारा है।
इनका एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन हजार हजार करोड़ कमाते हैं, हजारों करोड़ में कमाते हैं दिमाग का इस्तेमाल करके। तो जब ऊंचा नहीं सोचोगे, सोचने के लिए पेट में बिरयानी का होना कोई जरूरी नहीं है। भूखे पेट में भी सोच सकते हो कि हम मतलब ऊंचा छलांग लगा सकते हैं, हम आसमान में उड़ सकते हैं। ये सोच आपके अंदर होना चाहिए। इसके लिए कोई पेट भरा रहना कोई जरूरी नहीं है। और यही सोच और विजन जो आपको आगे लेके जाएगा। आप देखिए दुनिया में ऐसे ऐसे मिसाल हैं। एक आदमी था, आपको बताता हूं कि हम तो अच्छे पैसे हैं ना, अल्लाह ताला हमको दोनों पैर हाथ सलामत दिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका दोनों पैर नहीं है, यहाँ से नहीं है, और दोनों हाथ यहाँ से नहीं है। तो बाप ने माँ से कहा कि भाई ये बच्चे को किसी को दे दो या फेंक दो, भाई मैं इसको रखने वाला नहीं, पालूंगा नहीं। माँ बोली भाई बच्चा पैदा हुआ, मैं कैसे छोड़ दूंगा इसको। बाप ने माँ को, बच्चे की माँ को, अपनी बीवी को छोड़ के वो चला गया। जब चला गया तो ये उसको बात पढ़ाई, बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि दोनों हाथ यहाँ से नहीं है। वो स्विमिंग करना सीखा, पढ़ा कॉलेज में, पहले स्कूल में एडमिशन नहीं दिए, फिर लड़ाई झगड़ा करके स्कूल में दिया। आज के दिन में वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, करोड़ों में कमाता है। तो कहने का मकसद है कि हौसला अगर हो, बुलंद इरादे अगर हैं, पूरा पुख्ता इरादा अगर हो और आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। एवेन्यूज, रास्ता, एवेन्यूज मतलब रास्ता बहुत है, एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। चाहे बिजनेस, आप बिजनेस क्यों नहीं करें। आज उड़ीसा के दो आदमी, मैं इसलिए उड़ीसा का बात बोलता हूं, आपने देखा होगा घर में जो मसाला होता है ना, कभी कभी ये मिर्च को पीसा जाता है, जीरा को पीसा जाता है, धनिया को पीसा जाता है ना, नहीं। अब क्या उसको घर में पाउडर बना के इस्तेमाल कर देते। तो दो आदमी उड़ीसा के वहाँ इन्होंने शुरू किया काम। कौन है, एक होता है रुचि और एक होता है भारत, जो दोनों के मालिक उड़ीसा के साहू। आज रुचि का टर्नओवर हजारों करोड़ में है। क्या बनाते हैं भाई, मसाले को पीस दिया और उसको पाउडर बना के उसको पैकेट में भर के बेच दिया। तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी तो मेरा कहना है कि सिर्फ जरूरी नहीं, हम इल्म हासिल करना जरूरी है। आज के दिन में बिना इल्म के, बिना कंप्यूटर नॉलेज के, बिना अकाउंट्स के जानकारी के आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी करें, आप अपना कंपनी चलाएं, अपना बिजनेस करें। हुजूर हमारे मजहब में तो तिजारत जो सुन्नत है। अच्छा यार, मैं क्यों बोलता हूँ इन बातों को, तो आप लोग जरा से तहकीक करें। एक बकरे का कीमत कितना हो सकता है। आपने कुर्बानी के टाइम में दिल्ली ये सब में जो बॉम्बे में बकरा बिकता है वो 1 लाख 2 लाख ऐसा आप सुना है कि नहीं है, कि भाई सेठ आए खरीद के ले गए, चलो वो सवाब कितना मिला नहीं मिला वो अलग बात है। अच्छा उससे आपने कितना, एक बकरे का कीमत कितना हो सकता है आप बताइए। एक बकरे का कीमत मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख 2 लाख का भी, कितना हो सकता है मैक्सिमम। नहीं मैंने ये तो लाख में बोला है। हाँ ये तो मैंने लाख बता दिया है। दुनिया में कुछ ऐसा ब्रीड्स हैं, बकरे के कुछ ऐसा ब्रीड्स हैं, माने जात एक बकरे का कीमत 5 करोड़ से 6 करोड़ रुपया है। तो अगर हम सोचेंगे ये कौन सा ब्रीड है, कहां पर मिलते हैं, ताइवान में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, नॉर्वे में मिलते हैं, हम उनको लाएं, उनके नस्ल को यहां पे चाहे उतना ना मिले, 5 करोड़ नहीं मिले, 1 करोड़ तो मिले, क्या खराबी है। तो मेरा कहना कि आप सोचिए, आपके लिए महदूद कमाना जो है कोई महदूद नहीं है, रास्ते बहुत है। आपको जानकर खुशी हुआ, लास्ट ईयर ये मध्य प्रदेश का नाम सुने ना, भोपाल का नाम सुने ना, मध्य प्रदेश, वहां पर एक आदमी आम बिक्री करता है 16,000 रुपये किलो। 1 किलो में कितना निकल गया था ना, 5-6 पीस, 16,000 रुपये मिलता है उसको। तो इसी तरह से एक आदमी ने अमेरिका से रिसर्च करके, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, उसको अच्छा नहीं लगा अमेरिका में, वो वापस अपने घर आया तो देखा अपने भाई गांव के आदमी सब चाष करते हैं, तो बोला मेहनत बहुत करते हैं, रिटर्न कुछ भी नहीं है। उन्होंने उसको कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बताया किस तरह, वो खुद करा और उसने भी लाखों कमाया और जितने उसके गांव वाले थे सब लाखों कमाए। तो उसने भी दूसरों को सवाब पहुंचाया कि उसको सवाब मिला कि नहीं मिला। तो मेरा कहना है कि सोच आपका ऐसा होना चाहिए कि हम कहते हैं ना कि अभी ना बैठ थक कर, अभी ना बैठ थक कर, अभी उड़ान बाकी है, अभी ना बैठ थक कर, अभी उड़ान बाकी है, अभी जमीन फतह हुई, आसमान बाकी है।
मुसलमान क्या है? अगर रहबर नहीं बना, लीडर नहीं बना, दुनिया के मसले को अगर हल नहीं कर सका, वो किस काम का मुसलमान है? आज हम तो खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों के प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम जिए तो दूसरों के लिए जिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? उन्होंने क्या भाई बनाया कि अपना महल है, आप जाके देखेंगे कि मक्का में उनका महल है, जहाँ जाते हैं ना टूरिस्ट लोग, ये राजा का महल है, ये इसका रानी का महल है, ऐसा है क्या उनका? नहीं है। जो काम करके गए, आज के दिन में मोहम्मद का जो नाम है, दुनिया में जो नाम रखा जाता है, सबसे ज्यादा नाम दुनिया में जो है मोहम्मद का नाम है। सबसे ज्यादा किताबें सीरत के ऊपर, मतलब लाइफ हिस्ट्री के ऊपर में, किसी इंसान के ऊपर अगर लिखा गया है, वो मोहम्मद के ऊपर लिखा गया है। और उनके दुश्मन भी ये भी कमी नहीं छोड़ा, किसी इंसान के खिलाफ में अगर सबसे ज्यादा किताब लिखा भी गया है, उनके अगेंस्ट में लिखा गया है, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हमें क्या कहना है कि हम जो है पढ़कर आगे बढ़ने का जो तरीका है कि हम सच्चे मुसलमान होके दुनिया का कैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। हम लिमिटेड, हमारा फील्ड नहीं है, हम आगे कैसे जा सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, कोई भी बच्चे, ये ऐलान हमारे लिए है, ये उस्ताद लोगों के लिए भी है कि कोई भी बच्चा मैट्रिक के बाद में, या लड़का हो या लड़की, अगर वो पढ़ता है, उसको पढ़ने में उसको फीस के लिए पैसा नहीं है, उसको कपड़े के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसा नहीं है, उसको आपका किताब खाते के लिए पैसा नहीं है। हमारा एक ग्रुप है, सीनियर सिटीजन ग्रुप, हम लोग पैसा सारा, अगर जरूरतमंद है सारा पैसा हम लोग देंगे। अभी तक हम लोग 25 लाख रुपया दे चुके हैं और तकरीबन 300 बच्चों को हम लोग फायदा पहुंचा चुके हैं। ये एक पैगाम में, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिया। आप लोग नोटिस बोर्ड बनाएं, वहाँ पर हर तरह के इन्फॉर्मेशन रखें कि मदरसा बच्चों के लिए कहाँ कहाँ पर कोर्सेज है, कहाँ जाके वो आगे बढ़ सकता है, मैट्रिक के बाद में क्या फ्यूचर है, हम MBA कैसा करेंगे, IIT कैसा करेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। लॉ कैसा करेंगे। अच्छा, एक दिन में एक आदमी कितना कमा सकता है? चाहे डॉक्टर हो, अमेरिका से भी एक मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो एक दिन में कितना कमा सकता है? इंजीनियर अगर है तो बहुत बड़ा फैक्ट्री बंद हो गया, इंजीनियर को बुलाए, कितना एक दिन में एक आदमी कितना रुपया मांग सकता है, कितना कमा सकता है? बोलिए। 15-20 हज़ार, 15-20 लाख। इन्होंने कहा 15-20 लाख, ठीक है। किस फील्ड में जाके कमाएगा? अच्छा ठीक है डॉक्टर, मैंने मान लिया। एक दिन में आपने एडवोकेट का नाम सुना ना? एडवोकेट, लॉयर एडवोकेट जो कोर्ट में है। दिल्ली में एक, मैं बाहर का बात नहीं बोलता, दिल्ली में एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का एक दिन में एक केस लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपया लेता है। कौन इंजीनियर डॉक्टर इतना कमा सकता है? इसमें भी थोड़ा बहुत जानेंगे। अच्छा, आप लोग सभी लोग फोन यूज करते हो ना? नहीं करते। इसमें भी है सब कुछ। आप यूट्यूब में जो मारेंगे सब कुछ आ जाएगा। जो खोजना चाहेंगे गूगल में, जो कुछ खोजना चाहेंगे मिल जाएगा। मैं अभी लॉयर की बात बोल रहे थे, राम जेठमलानी, आजकल कपिल सिब्बल है, बहुत सारे हैं। तो ये कोई, तो मेरा कहने का मकसद है कि अक्सर पहले समझते थे कि जो लॉयर का पार्ट क्या पार्ट है, एडवोकेट क्या बनोगे। और फैज़ान मुस्तफ़ा जो वाइस चांसलर थे कटक लॉ यूनिवर्सिटी के, अभी फिर हैदराबाद यहाँ से गए, उनका अपना चैनल चलाते हैं। तो हम आपको और एक बात बता दूं, आज इंडिया में बेकसूर हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में मुसलमान जेल में है। कोई लॉयर नहीं मिलता उनको लिए फाइट करने के लिए। अगर आप ये करें कि मैं लॉयर बन के इन बेकसूर लोगों को मैं जो है जेल से रिहा करूंगा, इससे बड़ा सवाब का काम कुछ हो सकता है क्या? तो ये सोच आपके अंदर होना चाहिए, मैं बन के ये खिदमत करूंगा। आज हजारों, आज जमीयत उलमा हिंद ने काफी लोगों को छुड़ाया है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा कोर्ट का सिस्टम ऐसा है कि बिना पैसे के, बिना लॉयर का आप उनका केस लड़ भी नहीं सकते। हजारों आज हैं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, मदरसे के बच्चों का सोने का वक्त है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मुझसे कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एक घंटे के अंदर मैं आपको सारा जानकारी दे ही नहीं सकता हूं, लेकिन ये आपको कहना चाहता हूं कि आपके लिए रास्ते बहुत हैं, कामयाबी के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। आप लोग कामयाब हो सकते हैं अगर बुलंद आपका जो है इरादा हो और सही मेहनत और कोशिश करेंगे।
आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, चाहे मदरसा में पढ़ें या स्कूल में पढ़ें। तो आप लोगों को अगर कोई सवाल जवाब करना है, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है थके हुए हैं, नींद भी शायद गलबा होगा। अगर आप लोगों के अंदर में कोई सवाल करना चाहता है, कोई जानकारी पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है। तो ये इधर स्कूल के पूछे, स्कूल के भी कुछ मदरसे में सिर्फ कलाम पाक पढ़ाया जाता है ना, उसमें भी कुछ और पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सर पढ़ाया जाता है। उसमें कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें अच्छा, ये काम कर सकते हैं, ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उन लोग कंप्यूटर्स फ्री में देते हैं। अच्छा, आप लोग अगर यहाँ पर एक तो उसका सेंटर खोल दे उर्दू सिखाने का, अरबी सिखाने का, उन लोग कंप्यूटर भी देंगे और आपका बच्चों का जो 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 उस्ताद जो सिखाएंगे उसको पैसा भी देंगे। आप उसका ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट में देख लीजिए, और उसके जो एक मेंबर हैं उड़ीसा के, वो मेरे दोस्त हैं, मैं बोल दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वह कहने की यहाँ पर बात है। आप खुद जाके वेबसाइट में देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उसके उड़ीसा के रिप्रेजेंटेटिव सैयद मुशीर आलम हैं। आप जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अभी का देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट है, मैं जानता नहीं कितना देते हैं, लेकिन खुद हमारे कटक शहर में बहुत सारे आदमी लेकर आए थे, प्रोग्राम करते हैं, लेकर आते हैं। तो मैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सेंटर खोलने के लिए, मैं मुशीर आलम का नंबर आपको दे दूंगा, आप वो यहाँ के मेंबर हैं, वो आपको सारा चीज़ बता दें, ठीक है ना। कहाँ कोई सवाल स्कूल के बच्चे पूछना चाहते हैं?